तो चलिए पहला सवाल रहा आपके सामने। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला केला, गन्ना, आम या कपास। तो किसके लिए किया जाता है भाई? तो पहले आप आंसर लगा लें और आप ऐसा कीजिएगा कि आप वीडियो पॉज कर कर के अपना आंसर लगाते जाएंगे, जिससे कि मैं लगातार इसका आंसर बताता रहूं, जिससे कि टाइम कम लगे। तो हम सब पहला सवाल का आंसर देखते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? गन्ना। यानी गन्ना में हम लोग क्या करते हैं भाई? तना काट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ज़रा बात देखेंगे, अगर आप गन्ने के पौधा को देखेंगे तो इस टाइप का रहता है और उसमें क्या रहेगा, तो बीच में इस टाइप का ऐसे करके बना हुआ रहता है। और किसान भाई हमारे क्या करते हैं, किसी को यहाँ से ऐसे करके काट लेते हैं, ऐसे करके काट लेते इतना दूर से, फिर इसको यहाँ से काट लिए, फिर इसको ऐसे करके काट लेते हैं और इस पार्ट को क्या करते हैं, इतना पार्ट को लगा देते हैं। तो हम लोग देखिए क्या, किसी को काट काट करके सर तना को काट के लगा रहे हैं। तो हम सब क्या देखें कि गन्ना में हम लोग क्या करते हैं, तना काट का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें केला का, तो केला में क्या होता है कि केला का पौधा होता है। केला के पौधा के जो नीचे से जो इस करके छोटा सा निकलेगा, जिसको लोग गांव देहात में टोटी बोलता है, और इसी को क्या करता है, लगा देता है फिर से, तो फिर वहाँ से हो जाता है। आम का आप जानते हैं बीज का हम लोग उपयोग कर लेते हैं, या तो फिर उसमें और भी हम लोग प्रवर्धन अलग ढंग से करते हैं। अगर हम लोग बात करें कपास की, तो कपास का भी बीज का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। बोल क्या रहा है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से भाई कौन सा है महत्वपूर्ण अंग? तो पहले तो हम सब सोचेंगे कि जीवन चक्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता कौन है, यानी क्यों उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखिए, चाहे तो कोई भी जीव जंतु रहे या तो कोई भी पेड़ पौधा, उसके मेन हम लोग क्या जीवन चक्र की अगर बात करें तो हम लोग जनन से, उसका रिप्रोडक्शन से हम लोग बात करेंगे। और अगर पौधे के जीवन चक्र की बात करें और पौधा का हम लोग जनन पार्ट देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा होगा, पुष्प होगा, न कि जड़। बहुत लोग जड़ जानते हैं कि जड़, अगर मान लो कोई पौधा का जड़ ही नहीं रहेगा सर तो इसका जीवन बचेगा कैसे? तो जीवन चक्र कहने का मतलब ये नहीं है, पौधे का जीवन चक्र कहने का मतलब इसके सिर्फ अपना जीवन से नहीं है, यानी अगला जनरेशन से भी है। तो हम लोग इसको मेन किससे जानते हैं, तो जनन से। और जनन का, इसका जनन का पार्ट कौन सा है, तो पुष्प है। तो हम लोग देखें कि पुष्प इसका क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा जीवन चक्र की दृष्टि से। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बोल क्या रहा है भाई कि पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। किसका किया जाता है भाई? इलायची का, या तो फिर दालचीनी का, या तो लौंग का, या तो केसर का। तो चलिए हम लोग एक तरफ से देखते हैं। अगर इलायची की बात करें तो इलायची का हम लोग क्या बीज का उपयोग करते हैं, खाने में किसका करते हैं, इलायची के बीज का। अगर दालचीनी की बात करें तो किसका करते हैं, छाल का। किसका करेंगे, उसके छाल का, यानी बार्क का करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे किसका, लौंग का। तो लौंग देखिए, आप देखे होंगे लौंग उसमें क्या रहता है, तो इस टाइप से रहता है सर, कि क्या रहता है, तो पुष्पकली रहता है। क्या रहता है, पुष्पकली। और यही तो आपसे बोला कि पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग तो इसमें लौंग में। केसर का देख लिया हम लोग किसका करते हैं, वर्तिका का करते हैं। किसका करते हैं भाई, वर्तिका का, जो क्या होता है, तो पुष्प का ही पार्ट होता है। तो हम सब देख ली, इसका आंसर कौन सा होगा, लौंग होगा। तो अगले सवाल में चलते हैं। बोल क्या रहा है, 2,4-D क्या है, किस बारे में बोल रहा है, 2,4-D। तो हम सब तो पहले 2,4-D के बारे में देख लेंगे कि 2,4-D होता क्या है। तो पहले इसका नाम देख लेंगे। इसको हम बोलते हैं 2,4, इसको डी से क्या होता है, तो डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड होता है। क्या होता है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। किसका, 2,4-D का पूरा नाम होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। किसका बोल रहे हैं, 2,4-D का पूरा नाम। यह है क्या, तो खरपतवारनाशी है। क्या भाई, खरपतवारनाशी है। तो हम सब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है कि मीना माता, या तो हम लोग इसी को मीना माता ही बोलते हैं, जो कहाँ में हुआ था, एक महामारी हुआ था। तो कहाँ, जापान में हुआ था। जापान का एक शहर का ही नाम था मीना माता, और 1965 की घटना है। इसमें हुआ क्या था कि जो भी एक शहर जो मीना माता था, वहाँ पे जो लोग थे मछली मार करके और मछली को खाते थे, और यहाँ पे लोग क्या था, बीमार पड़ गया था। अचानक ढेर लोग के बीमार पड़ गया, और ख़ास करके मछुआरे लोग बीमार पड़े थे। कारण क्या था कि जो मछली इसमें खा रहे थे, जब पता लगाया गया तो इसमें क्या था, तो इसमें पारद का, यानी किसका, तो हम लोग पारद का देख रहे थे, यानी Hg का इसमें मात्रा था, और लोग इससे गंभीर रूप से महामारी फैल गया था। ये कारण क्या था कि बगल में एक कंपनी थी, और कंपनी का जो कचरा था, वेस्ट मटेरियल था, उसको वही समुद्र में, या तो जो भी वहाँ पर जो जल का स्रोत था उसमें प्रवाहित कर दिया जा रहा था, जो मछली के शरीर में जा रहा था। मछली इसको खा रहा था, और मछली के खाने के बाद में मछली को आदमी लोग खा रहा था, और वहाँ पे आदमी में एक महामारी फैला। तो हम लोग देखे कि महामारी मीना माता में हुआ था, तो इस महामारी का नाम ही रख दिया गया क्या, मीना माता। तो किससे संबंधित है भाई, तो इससे पारद से, यानी किस कारण से, यानी जल के किस प्रदूषण से हुआ, तो सर पारद से हुआ। अगर हम बात करें डीडीटी की, किसका बात करें, डीडीटी, तो डीडीटी भी हमारे लिए क्या है, तो हम इसको कीटनाशक के तौर पे उपयोग करते हैं, इसके रूप में, तो कीटनाशक के तौर पर यूज करते हैं। और कहता है कि जो डीडीटी है, इसका जरा नाम सुन लीजिए, डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसे हम बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन बोलते हैं। तो चलिए हम सब अगले सवाल पे चलते हैं।
रक्त समूह के आविष्कारक कौन है? तो रक्त समूह के बारे में कौन पहले बताएंगे भाई, कौन इसका आविष्कार किए थे? तो देखिए कौन किए थे, लैंड स्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच या तो लुई पास्चर। तो हम लोग देखेंगे कि कौन थे सर, ये थे लैंड स्टीनर थे। कौन थे? लैंड स्टीनर थे। और कब इसका खोज किए थे? 1900 ईस्वी में। कब किए थे? 1900 ईस्वी में। और 1930 में इनको इसी कार्य के लिए क्या दिया गया भाई, तो नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़ दिया गया। कब? 1930 में दिया गया। तो चलिए अगले सवाल पे। और अगर रक्त समूह की बात आएंगे ये भाई, तो रक्त समूह में हम लोग कौन कौन जानते हैं? तो रक्त समूह हम लोग 4 प्रकार के मेन रूप से होता है, ए बी और कौन सा होता है? ओ होता है। जिसमें जो हम लोग ओ को जानते हैं, ओ को क्या बोलते हैं? सर्वदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और ए बी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसिप्टर बोलेंगे। इसको सर्वग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलेंगे, यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलेंगे, सर्वग्राही होता है सर। लेकिन अगर बात करें ओ में भी, तो ओ जो निगेटिव होगा ना, ओ निगेटिव वाला सर्वदाता होता है। क्या होता है भाई? ओ निगेटिव वाला सर्वदाता होता है, ना कि ओ पॉजिटिव वाला। ओ पॉजिटिव वाला रहेगा, सब सिर्फ पॉजिटिव वाले को देगा। और किसी को भी दे सकता है, लेकिन एक ही बार दे सकता है। दोबारा देगा तो उसको फिर से क्या हो सकता है? मृत्यु हो सकता है। तो हम लोग देखें कि निगेटिव वाला बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबको दे सकता है। लेकिन हाँ, जब बेचारा के लेने की बारी आता है तो बहुत लोग से नहीं ले सकता है, सिर्फ ओ निगेटिव से ही ले पाता है। तो मजबूरियाँ हैं। तो देखिए तो हम लोग क्या देखें कि लैंड स्टीनर रक्त समूह का खोज किए थे। तो चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। रेशम कीट का उत्पादन किससे होता है? तो अगर हम लोग बात करें रेशम कीट के बारे में, अगर हम लोग चर्चा करेंगे, तो पहले तो देख लें कि रेशम कीट का पालन किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर बोलेंगे। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। और सेरीकल्चर बोलेंगे। और जरा देखिए सेरीकल्चर में तो कहता है कि रेशम बना हुआ किससे रहता है भाई? तो प्रोटीन। रेशम किसका बना है? तो प्रोटीन का बना हुआ है। और हम सब रेशम का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो होगा कहाँ? तो शहतूत। क्या बोल रहे हैं? जो शहतूत का पौधा होता है, तो वहीं पर हम लोग शहतूत के पत्ती पे कीट पाया जाता है, और वहीं पे इसका उत्पादन होगा। प्रोटीन का बना रहता है। इसके उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी इसका जो हम लोग रेशम का हम लोग पालन करेंगे तो इसको सेरीकल्चर बोलते हैं। और किससे, अगर रेशम बोले कि कब बनना, उत्पादन कब इसका होना स्टार्ट होता है? तो प्यूपा से। कहाँ से होता है? प्यूपा से। और अगर बोले आप प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो ककून से। कहाँ से भाई? ककून से। यानी जब प्यूपा और बड़ा हो जाता है तो बन जाता है ककून, और वही ककून को क्या करते हैं हम लोग? पानी में गर्म करके निकाल लेते हैं। तो ककून से हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसका उत्पादन यानी बनना कब स्टार्ट होता है? तो प्यूपा से ही। तो चलिए अगले नंबर, यानी हम लोग चलते हैं 8 नंबर सवाल पे। बोल क्या रहा है 8 नंबर में? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? यानी एक मात्र सांप कौन सा है? यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि टाइपिंग में मिस्टेक है। देखिए घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। 2 बार आ गया है, इस वर्ड को हम लोग एक बार कर लेंगे। देखिए तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो कौन सा है भाई? तो हम लोग देखेंगे किंग कोबरा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नागराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागराज। और जो नागराज है दूसरे सांप को भी खा जाता है। अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में सबसे जहरीला सांप कौन सा है, तो हम लोग देखते हैं करैंत सबसे जहरीला है। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे घोंसला बनाने वाला सांप की बात करें तो कौन सा था? किंग कोबरा। अगर बात करता है इंडिया में सबसे जहरीला सांप तो कौन सा हो जाता? अगर इंडिया के सबसे जहरीला सांप की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? करैंत। करैंत क्या हो जाएगा? सबसे जहरीला। लेकिन अगर बात करेंगे कि घोंसला बनाने वाला सांप तो किंग कोबरा। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार के पहले हम लोग देख लेते हैं भाई कि लार ग्रंथि हमारे जो मुख्य गुहा है उसमें 3 प्रकार का लार ग्रंथि पाया जाता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग एक तो हो गया कौन? तो सब मैंडिबुलर। क्या होता है? सब मैंडिबुलर। और एक क्या हो गया? एक हो गया सब लिंगुअल। क्या है? सब लिंगुअल है। और एक क्या है? तो एक है पैरोटिड है। कौन सा है? पैरोटिड है। और जो हम लोग देखेंगे कि जो तीनों है, एक पैरोटिड बोले, एक सब मैंडिबुलर और एक सब लिंगुअल है। जो सब मैंडिबुलर है तो जीभ के नीचे पाया जाता है, सब मैंडिबुलर भी थोड़ा सा उससे आगे होता है। और जो टालिन है तो थोड़ा सा हम लोग को कहाँ दे, जो टालिन नहीं, जो हम लोग देख रहे हैं कौन? पैरोटिड ग्रंथि। एक यहाँ पर, तो जो अपना कान है तो कान के जस्ट नीचे में जहाँ पर पार्ट बचता है तो वहीं पे होता है क्या? तो ये पैरोटिड ग्रंथि पाया जाता है। और इसी को हम लोग देखेंगे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो कौन सा है? टाइलिन है। तो हम लोग लार के बारे में देखें, लार ग्रंथि के बारे में देख लिए। तो चलिए अगले सवाल पर। बोलता है पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर है क्या? हम तो पहले पेस मेकर है क्या भाई? तो पेस मेकर, ये जो पेस मेकर है, ये पेस मेकर क्या है? तो पेस मेकर क्या है? इसको हम लोग अगर हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश वर्ड है पेस मेकर। अगर हम लोग इसका हिंदी करें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गति प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गति प्रेरक। और इसका काम ही क्या है? तो हृदय को गति देना। क्या करता है? तो हृदय को गति प्रदान करना। हृदय को गति प्रदान करता है भाई। और कहता है तो किसी से संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। तो चलिए हम लोग देख लिए पेस मेकर का संबंध किससे? हृदय से होता है। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, या तो फिर पिट्यूटरी, या तो लार ग्रंथि। तो कौन सा है? देखिए
एक पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, पीयूष ग्रंथि, या तो हम इसी को पिट्यूटरी बोलते हैं या तो इसी को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। इसको मास्टर कहने का मतलब क्या है भाई, क्योंकि शरीर में जितना भी जो कार्य करने वाला जितना भी ग्रंथि है सबको ही क्या करता है, सबको ही कंट्रोल करता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि या तो पिट्यूटरी ग्रंथि तो बोलते ही हैं, लेकिन हम लोग इसे क्या बोलते हैं भाई, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। कारण आप समझ गए हो, क्योंकि सब ग्रंथि को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। अब जरा बात देख लीजिए कि रहता कहाँ पे है सर, तो हम सब देखेंगे कि मस्तिष्क के पास में, कभी कभी आपका आंसर दिया कि सर मस्तिष्क में बोलता है, कहाँ रहता है, मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क के नीचे रहता है। आप जो देखेंगे कि अपना मुंह में जो तालू रहता है, तालू तालू यानी इधर पे तो दांत हो गया, ऊपर वाला अपर जा हो गया, यहाँ पे लोअर जा हो गया, और जो ऊपर में जो वाला ये बचा इसी को हम लोग तालू बोलते हैं, आगे में मूर्धा होता है, तो जस्ट इसी के ऊपर में रहता है कौन सा, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि ही बोलते हैं। लार ग्रंथि के बारे में अभी बताया हूँ। थायराइड ग्रंथि जो है ये किसका नियंत्रण करता है, तो थायराइड ग्रंथि को हम लोग जरा देखेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो ये हमारे शरीर में आयोडीन को नियंत्रित करता है, और अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होता है, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, क्या होता है, इसमें सूजन आ जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घेघा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घेघा रोग, या तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, गला फूल जाता है। हम लोग अगर लीवर की बात करें तो अगर सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी भाई, तो पीयूष ग्रंथि, और अगर सबसे बड़ी बात करें तो कौन सा, ये वाला यकृत है, लीवर है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन सबसे छोटी हमसे पूछा जाता तो कौन हो गया, पीयूष ग्रंथि। एक बात और, अगर लीवर पे आ गए तो लीवर में बात करेगा आपसे कि पीत ग्रंथि, पीत कहाँ से निकलता है, पीत का स्राव कहाँ से होता है। तो अगर हम लोग बात करें पीत के स्राव के बारे में तो कहाँ से, बहुत लोग इसको पिता से याद कर लेते हैं कि पीत और पिताशय यहाँ से, तो नहीं, पीत पिताशय से नहीं, तो पीत कहाँ से होता है, यकृत से निकलता है, पिताशय में जाकर क्या होता है, जमा होता है। पिताशय को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, तो यहाँ पे जाकर क्या होता है, जमा होता है, और निकलता है कहाँ से, तो लीवर से। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है, तो हम सब देखेंगे कि मानव त्वचा को रंग कौन देता है भाई। आप लोग देखते होंगे ऐसे, पहले आंसर लगा दीजिए, तो मेलानिन है, कौन सा है, मेलानिन है। अगर ये मेलानिन जो है क्या भाई, तो कहता है ना कि शरीर को रंग देगा कि कौन गोरा है और कौन काला है। गोरा और काला जिसको बोलते हैं, बहुत इसको सांवला जिसको बोलते हैं, तो कहता है कि इसी पे डिपेंड करता है, किस पे करता है, मेलानिन पे। जिसके शरीर में मेलानिन ज़्यादा होगा वो आदमी काला होगा, सांवला होगा, और जिसमें कम होगा वो क्या होगा, गोरा होगा। ऐसे अगर आप बात करेंगे कि जो लोग ज़्यादा धूप में रहता है उसमें क्या होता है, मेलानिन का मात्रा बढ़ जाता है, इसलिए उसका शरीर क्या रहेगा, काला पड़ जाएगा, और जो धूप में नहीं रहेगा उसमें क्या होता है, मेलानिन का मात्रा कम रहता है, और वो लोग क्या होगा, गोरा होगा। तो अगर जिनको भी गोरा होना होगा तो धूप से थोड़ा बचिएगा, नहीं तो क्या होगा, मेलानिन आपका बढ़ जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होगा, प्रोटीन से। किससे होगा, प्रोटीन से। और हम लोग प्रोटीन से क्यों इसे बोलते हैं, तो प्रोटीन को हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं इसके लिए, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। कारण क्या है सर, तो बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं क्योंकि शरीर का निर्माण करता है। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शरीर निर्माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शरीर निर्माता बोलते हैं, क्योंकि शरीर का निर्माण करता है इसलिए हम शरीर निर्माता बोलते हैं। तो प्रोटीन क्या करता है, तो शरीर का निर्माण करता है। और प्रोटीन हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो मशरूम से। कहाँ मिलेगा, मशरूम में सबसे ज़्यादा हम लोग को पाया जाता है। अगर बात करेंगे तो मांस में भी रहता है, मछली में भी रहता है, अंडा का जो उजला वाला पार्ट रहता है उसमें क्या रहता है, तो अंडा रहता है, उजला पार्ट में पाया जाता है। और हम लोग बात करें कि और कहाँ सर, तो और अगर प्रोटीन की बात करें तो हम लोग को सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ से, तो दाल से। क्योंकि हम लोग क्या ज़्यादा हम लोग दाल लेते हैं डेली कि कोई दूसरा चीज़, तो हम लोग मशरूम नहीं, मशरूम में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा मिलेगा कहाँ से, तो दाल से मिलेगा। तो हम लोग देख लिए इतना करके सोयाबीन से ही मिलता है, सोयाबीन में भी रहता है, अच्छा खासा मात्रा में सोयाबीन में मिल जाता है। अगर वसा की बात करें तो वसा क्या है, तो शरीर को क्या करता है, हीट रखेगा। कार्बोहाइड्रेट हम लोग को ऊर्जा देगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। और जो विटामिन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग फूड बोलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा भाई, तो रोग वगैरह होने से, हम लोग को रोग होने से बचाता है विटामिन। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोल क्या रहा है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो हम लोग को एथलीट के बारे में देखेंगे, जो धावक होता है, जो दौड़ता रहता है, उसको कहाँ से ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा, तो कहता है कहाँ से मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। और जिसमें हम लोग दौड़ रहे होते हैं तो हम लोग को एनर्जी का जरूरत होता है, और ये क्या करता है, एनर्जी तो हम लोग को वसा से मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर बात कर दे कि एनर्जी किस में पाया जाता है, तो वसा में। लेकिन हम लोग को वसा जल्दी से क्या होगा भाई, तो जटिल है, इस जल्दी से हम लोग को विखंडित नहीं होगा,
इसे विखंडित करने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो हम लोग को ऊर्जा तो उसमें पाया जाता है लेकिन उतना मिल नहीं पाएगा, हम लोग को शरीर को ज़्यादा उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोग को ऊर्जा मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो जल्दी ऊर्जा पाने के लिए किसका हम लोग उपयोग करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट का। इससे भी बेहतर अगर आंसर खोजना रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोज का। किसका भाई, तो ग्लूकोज का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है जो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। तो हम लोग ग्लूकोज उसको दे देंगे तो और जल्दी से उसको एनर्जी मिलेगा। रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। ये जो एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड जिसे बोलते हैं, ये हम लोग को ज़्यादातर मिलेगा कहाँ से, तो आंवला में। कहाँ मिलेगा, आंवला में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर हम लोग जो भी खट्टा फल होगा उसमें भी पाया जाता है, मिर्च में भी पाया जाता है, जो हरा मिर्च रहेगा उसमें भी पाया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे सर ये जो एस्कॉर्बिक अम्ल है ये कहाँ, तो खट्टा पदार्थ मिल जाएगा, यानी जो भी साइट्रस रस हम लोग यहाँ देखें कि एस्कॉर्बिक अम्ल यानी जो भी जो हम लोग को खट्टा रसदार फल रहेगा उसमें मिलेगा। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विटामिन ए प्रचुर होता है, तो विटामिन ए किसमें प्रचुर मात्रा में मिलेगा भाई, तो विटामिन ए को हम लोग रासायनिक नाम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेटिनॉल बोलेंगे। और ये हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो खास करके गाजर, कहाँ से बोल रहे हैं, गाजर से। कहाँ से बोले, गाजर से। और कहाँ से, तो पपीता से। गाजर से, पपीता से, और पपीता में भी कैसा, तो पका हुआ पपीता। फिर मछली का तेल, मछली के तेल से भी, तो मछली तेल से में भी क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। तो हम लोग क्या देख लिए, तो आपसे हम लोग क्या देखें, तो गाजर में क्या होता है भाई, तो गाजर में हम लोग को क्या मिलेगा, तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलेगा। हम लोग और एक अगर बात करें गोल्डन राइस की, किसके बारे में बोल रहे हैं, गोल्डन राइस की, तो गोल्डन राइस में भी क्या विटामिन ए पाया जाता है। तो देख लीजिए हम लोग गोल्डन राइस की बात कर ली तो यहाँ पर भी। तो चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। काली मौत किसे कहते हैं, तो काली मौत किसे बोलते हैं भाई, तो हम लोग बोलेंगे किसको, प्लेग को। हम लोग काली मौत किसको बोलते हैं, तो प्लेग को बोलते हैं। और इसे काली मौत बोलते हैं क्यों, तो इसलिए क्योंकि जब ये प्लेग वाली बीमारी फैली थी तो बहुत लोगों को, एक महामारी था भाई, और उस समय क्या हुआ था, तो यूरोप में बहुत सारे लोगों का मौत हुआ, इसी से हम लोग इसको क्या बोल दिए, तो हम लोग इसको काली मौत के नाम से जानते हैं। तो चलिए अगले सवाल पे। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, किसकी कमी होती है भाई, देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए, प्लेटलेट्स, हेमोग्लोबिन, शर्करा या तो जल की। तो किसकी कमी होगी, तो अगर डेंगू हो, किस में मैं बोल रहा हूँ, डेंगू में, या तो फिर किस में, हेपेटाइटिस में। डेंगू में या तो हेपेटाइटिस में, इसमें किसका कमी होगा, तो हेपेटाइटिस वगैरह में किसका होगा, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा हुआ, ए हुआ, वन हुआ, ए हुआ। तो डेंगू रहे या तो क्या हेपेटाइटिस में मैं बोल रहा हूँ, उसमें किसकी कमी हो जाएगी, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। अगर बोलेगा कि एक स्वस्थ जो मनुष्य रहेगा उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, तो लगभग 3 लाख के पास में कितना होना चाहिए, 3 लाख के पास में होना चाहिए। तो 3 लाख प्रति मिलीमीटर होना चाहिए, 3 लाख प्रति mm इसमें होना चाहिए। किसका, तो प्लेटलेट्स की मात्रा होना चाहिए। अगर बात करें कि प्लेटलेट्स किस में पाया जाता है, तो सिर्फ जो स्तनधारी जीव है तो उसी में पाया जाएगा, क्या प्लेटलेट्स पाया जाएगा, स्तनधारी जीव में ही पाया जाता है। तो चलिए हम सब अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा एक और देख लीजिए कि डेंगू बुखार जो होगा वो किसके कारण होगा, तो डेंगू होगा किसके, तो मादा एडिज इजिप्टी मच्छर। क्या बोल रहे हैं, एडिज, मादा वाला से होगा, मेल वाला से नहीं, फीमेल वाला से। तो मादा एडिज इजिप्टी वायरस से होगा। अब मादा एडिज इजिप्टी मच्छर से, वायरस नहीं, मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से होगा, कौन सा, डेंगू होगा। तो चलिए हम लोग अगले सवाल पर। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। एक तो किसमें, वाटर में, यानी होता है वाटर सोल्यूबल होगा, और एक क्या होगा, एक होगा फैट सोल्यूबल होगा। तो वाटर सोल्यूबल कौन सा है, फैट सोल्यूबल कौन सा है, तो पहले हम लोग फैट सोल्यूबल कौन सा होता है भाई, तो ए डी ई और के, कौन सा बोल रहे हैं, ए डी ई और के, ये क्या है, तो फैट सोल्यूबल है। अगर बात हम लोग करें वाटर सोल्यूबल की बात, तो कौन सा हो जाएगा, बी और सी। ये कैसा है भाई, तो वाटर सोल्यूबल है। तो अब देख लीजिए हमसे बोल कर रहा था विटामिन कौन सा है जो पानी में घुलनशील है, तो बी और सी। तो देखिए सी नहीं है तो बी में, बी हम लोग देख लिए। चलिए अगले सवाल पर, जो लास्ट सवाल आपका रहेगा। क्या बोल रहा है कि ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है, यानी किस ऊर्जा का हम लोग प्रयोग करेंगे तो प्रदूषण नहीं होगा। अगर कोयला से करेंगे भाई तो धुआं निकलेगा, उससे होगा। परमाणु से करेंगे तो वहाँ भी होगा, हम लोग को जो हम लोग को कैसा हो सकता है, वहाँ पे हम लोग को वहाँ पर भी खतरा रहेगा। और किस ढंग का खतरा रहेगा भाई वहाँ पे, तो हम लोग का खतरा वहाँ पे रह सकता है। और किस चीज़ का खतरा रहेगा, तो हम लोग देख लेंगे कि वहाँ पर जो किरण निकले, उससे विकिरण निकलेगा, उसका हम लोग क्या होगा, तो उसका खतरा रहेगा, विकिरण का खतरा रहेगा। हम लोग पेट्रोल भी जलाएंगे तो उससे भी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं, लेकिन मोनोऑक्साइड से हम लोग को क्या रहेगा, खतरा रहेगा। लेकिन जो सौर ऊर्जा रहेगा, तो हम लोग सौर से अगर करेंगे तो वहाँ पर कोई प्रदूषण की समस्या नहीं। तो हम लोग को लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा, तो सौर ऊर्जा का हम लोग इसमें अच्छा उदाहरण हुआ, क्योंकि इससे प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो अगर आपको हम
20 सवाल दिए हैं और लगभग डिस्कशन के बाद आपको 20 से बहुत ज़्यादा अधिक इसमें सवाल मिल गया होगा, क्योंकि मैं डिस्कशन करवा देता हूँ, अच्छा खासा इसमें हो जाता है, बहुत सारा सवाल मिल जाता है आपको। और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के पास भी भेज दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा भी लगे तो इसे भी लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है आपको। तो चलिए हम सब फिर से अगले सेशन में, या तो वो सवाल का होगा या तो फिर कोई थ्योरी सेक्शन होगा, तो हम लोग उसमें फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।